नमस्कार व्यूअर्स, आज डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आज हमें आप जो है एनीमिया के बारे में बताने वाले थे। थोड़ा इस बीमारी के बारे में कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्यों होती है, थोड़ा बताएं। अनीमिया को आयुर्वेद में पांडु रोग के नाम से जानते हैं। पांडु जो है ये प्राकृत वर्ण है, इसके आगे जब रोग लग गया तो ये बीमारी बन गई। तो पांडु रोग जो है इसमें खून की कमी होना, शरीर में मेद की कमी होना, शरीर में मांस धातु की कमी होना, ऐसे क्रमशः करके सारी धातुओं की कमी होकर के अंत में व्यक्ति जो है निस्सार हो जाता है। निस्सार का मतलब है कि वो जैसे कि मॉडर्न मानता है कि उसका जो रंग है, जो शरीर का वर्ण है, उसको देख करके हम कई बार कह देते हैं कि इसमें खून की कमी है, तो उसको पेलर, फीकापन ऐसा जानते हैं। तो उसको आयुर्वेद ने भी जो है अनीमिया को ही आयुर्वेद में पांडु रोग से जाना गया है। और पांडु रोग के बारे में जो कहा गया है वो वर्णो उपलक्षितः ये रोग, कि जो व्याधि, जो बीमारी वर्ण से कि कलर से जानी जाती है उसको पांडु रोग कहते हैं। ऐसा आयुर्वेद में इसका वर्णन है। डॉक्टर साहब, इसके सामान्य जो व्यक्ति है कैसे पहचान सकता है कोई लक्षण के उसे ये बीमारी है या इसके कोई सिम्टम्स? इसका एक सामान्य सा ये लक्षण है कि व्यक्ति बिना काम के ही थकावट महसूस करता है, उसके मांसपेशियों में जो है दुर्बलता का अनुभव करता है, और प्राय करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे से फीकापन दिखाई देता है। तो उसके जो आँख हैं, आँख के नीचे की त्वचा है, आँख के अंदर जो कंजक्टिवाइटिस जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, हाँ, उसके अंदर जो है पीलापन हल्का दिखाई देता है। और नाखून जो है इनके नीचे, जिनको तल कहते हैं, हस्तपाद तल कहते हैं, इनके अंदर जो है खून की कमी जो है व्यक्ति देख लेता है। तो इनसे जो है खून की कमी है ऐसा महसूस होता है। और खास करके दो लक्षण है कि उसके शरीर के अंदर बिना ही कारण वेदनाएं होती हैं और बिना ही कारण वो थक जाता है और उसका जो रंग है फीका पड़ जाता है। इससे हम ये मान सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक सामान्य इसके लक्षण दिए हैं, हृदस्पंदन रोक्षम स्वेदा अभाव की पल्पिटेशन बढ़ जाता। पल्पिटेशन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि खून की कमी के कारण भी जो है पल्पिटेशन जो बढ़ जाती है। रोक्षम, शरीर के अंदर रुक्षता आ जाना, शरीर के अंदर ऐसे महसूस होना कि रूखा रूखापन है, खुरदरा खुरदरापन है। ऐसे ही श्रमस तथा बिना कोई काम किए ही ऐसे लगना कि मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया है। ये इसके सामान्य, इसको पूर्व रूप भी कहते हैं और उसको सामान्य लक्षण भी कहते हैं। ये जो है पांडु रोग को, अनीमिया को जानने के लिए बिना इन्वेस्टिगेशन के लक्षणों के आधार पर इस तरह से अनीमिया को सामान्यता जाना जा सकता है। ये बहुत सी और भी बीमारियों में लक्षण पैदा होते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के लक्षण हो तो हमें पांडु रोग का भी आभास होना चाहिए कि ये पांडु रोग में भी लक्षण मिलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मॉडर्न में तो सिर्फ HB का एक टेस्ट करके कि हीमोग्लोबिन कितना है जांच कर ली जाती है और उसी को खून की कमी कहते हैं और उसके लिए कोई आयरन सप्लीमेंट दे देते हैं। तो आयुर्वेद में इसको जांचने के कोई पर्टिकुलर मेथड्स हैं और क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद में इसको जांचने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ अष्टविद्य परीक्षा बताई गई है, नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्दम स्पर्शम दृगाकृति। खैर, इसमें जो आकृति है उसमें हम उसके व्यक्ति के वर्ण को देख लेते हैं। तो वर्ण को देख करके हम ऐसा एहसास कर लेते हैं कि हाँ, इसमें रक्त की अल्पता है या इसका जो वर्ण है वो प्राकृत न होकर के, क्योंकि जो वर्ण है या अकेला पांडु रोग में ही थोड़ा सा विकृत होता है, ऐसा नहीं है, जॉन्डिस में भी हो जाता है। और सिरोसिस ऑफ लिवर जैसी जो डिजीज है उसमें भी जो शरीर का जो खास करके मुंह का वर्ण है, मुख का वर्ण है, जो आनंद का वर्ण है, ये विकृत आभा लिए रहता है। तो एक तो इससे जाना जाता है। ऐसे ही मॉडर्न में भी जो लक्षण है वो ये है कि फीकापन आ जाना और बिना ही कारण जो है थकावट महसूस होना और मांसपेशियों में दुर्बलता होना। इसको ही आयुर्वेद ने डिटेल से बताया है कि जो पिंडिकाएं हैं जिसको काब मसल कहते हैं उनमें विशेष करके वेदना होना, और इस प्रकार की वेदना होना कि किसी ने उनको जोर जोर से दबा दिया है, पीड़ित कर दिया है। और इस प्रकार से जो लक्षण है ये पांडु रोग के आयुर्वेद के अंदर भी बताए। ऐसे कर्णक्षवेड़ा की कान के अंदर कोई बंसी बजाने जैसी जो है आवाज आती रहना, और ऐसे ही हत अनल है, भूख ना लगना और श्वास चलने पे श्वास कष्टता हो जाना, इसी तरह से, और बिना ही कोई कार्य किए जो है श्रम की अनुभूति होना। ये जो लक्षण है, इस प्रकार के लक्षण जो है पांडु रोग में आयुर्वेद के चरक संहिता में बताए गए हैं।
सर इससे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, मैं कुछ और आपसे जानकारी चाहूँगा। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में नोट किया है कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो लिवर के पेशेंट्स हैं, उनमें भी जो है एनीमिया हो जाता है, उनमें भी खून की कमी हो जाती है। देखो आयुर्वेद में पांडु रोग को दो प्रकार का बताया, स्वतंत्र पांडु और परतंत्र पांडु। जैसे आपने दो उदाहरण दिए कि अनीमिया होने से वृक्क रोग, लिवर डिसऑर्डर्स में या वृक्क रोग में, किडनी फेलियर में जो है वो इसके तो कारण है। जैसे डायलिसिस होगा तो हीमोग्लोबिन टूटता है, तो हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है हम उसको पांडु का कारण पांडु जो है स्वतंत्र ना मान करके किडनी फेलियर, जो किडनी ऑर्गन है उसके फेलियर की वजह से जो है रक्त अल्पता शरीर में होती है, वो एक अलग से कारण है। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं ये भारत की आबादी के लिए, खास करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और इसी तरह से जो राज्यों की सरकार हैं उसके विशेष ध्यान दे रही हैं कि जो स्टेट्स हैं इनमें खास करके जो छोटी बच्चियां जिनको महामारी आती है, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उस महामारी के दौरान उनका जो है रक्त अल्पता उनको हो जाना, कैल्शियम की कमी उनको हो जाना, इसलिए ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनमें रक्त अल्पता हो जाना और उस रक्त अल्पता के कारण माँ पे और बच्चे पे असर पड़ना। तीसरा जो कारण है वो है कृमि, जिसको वर्म्स कहते हैं, पेट में कीड़ों का होना, उसकी वजह से भी। ये आयुर्वेद का अपना मत है। तो कुछ लोग हम जैसे आयुर्वेद में पांडु जो है जिसको अनीमिया कहते हैं, इसको 5 प्रकार का बताया है, वात पित्त कफ सन्निपात और मृद भक्षिका जन्य, मृतिका भक्षण जन्य। मृतिका भक्षण का अर्थ है कि मिट्टी खाने से भी जो है खून की कमी शरीर में होती है। तो इस प्रकार से ये मेन जो स्वतंत्र पांडु के कारण है वातज पित्तज कफज, और इनके अलग अलग से जो है आहार जन्य विहार जन्य कारण बताए गए हैं। लेकिन जो सामान्य पांडु रोग को उत्पन्न होने वाले कारण है उसमें अत्यधिक नमक का प्रयोग करना, क्षार जो है ये नमक के ग्रुप में आते हैं, लवण के ग्रुप में आते हैं, इसलिए अधिक क्षार और लवणों का प्रयोग करना, खास करके ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण चीजों का सेवन। उष्ण तीक्ष्ण जैसे एक उदाहरण देंगे, ज्यादा मिर्च मसालों को बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों को खाना और बार बार उनको खाना जिससे वो पचे नहीं फिर भी उनको खाना, और उसकी वजह से शरीर में खास करके अम्ल पित्त नाम का रोग उत्पन्न हो जाना, या उसकी वजह से संग्रहणी ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाना। ये जो हम बार बार खाने की बात करते हैं, ये ग्रहणी रोग के उत्पादक हैं। और इस प्रकार का विशेष करके आहार खाना, जिसके आहार के खाने से रोगी को सदा ही अपचन बना रहे, वो जबरदस्ती का रोग भूख ना होते हुए भी जो लोग खाते हैं, तो उनमें इस प्रकार की जो बीमारियां हैं दिखाई देती हैं। तो अधिक अम्ल लवण क्षार उष्ण तीक्ष्ण इन द्रव्यों के सेवन करने से जो है पांडु रोग उत्पन्न होता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। ऐसे ही तिल का अधिक सेवन करना, मांस उड़द की दाल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, चलिए क्योंकि गुरु पदार्थ हैं, पचते नहीं हैं, न पचने के कारण ये स्वतंत्र पांडु रोग को निर्माण करते हैं। ऐसे ही मद्य सेवन, मद्य कहते हैं ड्रिंक करना, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का सेवन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो एक मिट्टी खाना, जो खास करके बच्चों में है कि मिट्टी खाने से जो है पांडु रोग उत्पन्न होता है। ऐसे ही देह विधारण कि आजकल हमने देखा है कि लोग कहते हैं चलो हम अपना पहले काम कर लें, बाद में मल मूत्र का त्याग करेंगे, तो आयुर्वेद इसको बड़ा ही रोगों का कारण मानता है। तो एक सामान्य सी एक ऐसी अवधारणा है कि चलो कोई बात नहीं जी, आप हम काम पहले कर ले, फिर 2 घंटे बाद जो है यूरिन पास कर लेंगे, स्टूल पास कर लेंगे, या छींक मारने के लिए लोग शर्माते हैं कि ये बैड मैनर्स हैं। ऐसे ही अपान वायु को छोड़ने के लिए, तो इसको आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए, इनको धारण नहीं करना चाहिए, इससे पांडु रोग भी उत्पन्न होता है और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और पांडु रोग का एक जो और भी इम्पोर्टेंट कारण है वो है मानसिक कारण, काम क्रोध भयो क्रोध उपहत चेतस है। काम क्रोध भय ये जो है इससे मन जो है विक्षिप्त होता है, इसमें मन के अंदर जो है विकृति उत्पन्न होती है, उपहत चेत है। इससे क्या होता है कि चरक कहता है कि इससे पांडु रोग जो है उत्पन्न होता है। और हारिद्र हल्दी के रंग का और फीकापन जो है, इस प्रकार से वर्ण जो है वो शरीर पे उत्पन्न होता है, उसको पांडु रोग जो है कहते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इस इतनी डिटेल में आयुर्वेद में इसका व्याख्यान है, तो पक्का है कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड होगा, तो काइंडली हमें बताएं कि क्या इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। इसका ट्रीटमेंट तो दो ऐसा हम मान सकते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हमें 2 प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम अपनी डाइट जो है बड़ी अच्छी रखें, जिससे कि
हमारे शरीर में ये बीमारी ही उत्पन्न ना हो। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी खाने से होता है तो मिट्टी नहीं खानी चाहिए, या वेग विधारण करने से होता है तो वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार से जो अन्न आहार विहार खाने से उत्पन्न होता है उसको हमने परहेज करना चाहिए। उसमें से मैंने कुछ उदाहरण बताए। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमें खास करके जैसे चने का साग है उसका सेवन करना चाहिए, पालक का साग या सूप लेना चाहिए, और इसी तरह से कच्चे प्याज की जो कली होती है उसका साग बना के खा सकते हैं। सरसों का साग है, मेथी का साग है, पुदीना है, अरबी के पत्तों का साग है, और खास करके मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, इनका सेवन करना चाहिए। काला चना है, सोयाबीन है, इनका हमें जो है सेवन करना चाहिए। ऐसे ही फलों में केला है, कच्चा केला भी ले सकते हैं, पक्का केला भी ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, सीताफल ले सकते हैं, पका हुआ आम ले सकते हैं, और आंवला और शहद मिक्स करके ले सकते हैं। दाढ़ी में यानी अनार को ले सकते हैं, खजूर को ले सकते हैं, मुनक्का इसको ले सकते हैं। ये सभी जितने मैंने फल बताए और सब्जियां बताई, इनका नियमित सेवन करने से जो है वो खून की अल्पता जो है उससे दूर होती है। इसके अलावा बादाम है, काजू है और पिस्ता, इसका सेवन, और खाने में विशेष करके जैसे गेहूं का सेवन कर सकते हैं, यव यानी जौ का सेवन कर सकते हैं, चावल का सेवन कर सकते हैं, हल्दी और नाग केसर इसका ज़्यादा से ज़्यादा मसालों में प्रयोग कर सकते हैं, और तक्र जिसको हम लस्सी कहते हैं, लस्सी का प्रयोग थोड़ा अच्छा बताया आयुर्वेद में, और घी का सेवन कर सकते हैं। गेहूं सर लाइक व्हीट ग्रास या जो आम गेहूं नहीं, का आम गेहूं जिसकी हम रोटी बना के खाते हैं उसको संस्कृत में गोधूमश्च, कि उसको गोधूम नाम से कहा है, और ये पुरानी होनी चाहिए। नई जो गेहूं है वो रोगों को उत्पन्न करती है, और जब ये कटाई कर लेते हैं तो उसके एक साल बाद जो है इसका सेवन करना चाहिए, तब तक इसको संभाल के रखना चाहिए। इसलिए पुरान अन्न जो है वो अच्छा होता है, उससे रोग उत्पन्न नहीं होते, सभी रोगों के लिए अच्छा होता है। अब इसकी जहाँ तक चिकित्सा का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का सवाल है, तो एक तो जिनके अंदर कीड़े हैं, ऐसा पता लगे कि नहीं भी, अगर हमें लगता है कि कीड़े नहीं भी हैं तब भी हम आयुर्वेद का वृंगारिष्ट है और कृमि कुठार रस है और कृमि मुदगर रस है। वृंगारिष्ट, कृमि कुठार रस और कृमि मुदगर रस, ये 3 तरह की पेट में कीड़ों के लिए जो है दवाई देते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर हम देखते हैं जो माताएं हैं वो बड़ंग के जो दाने हैं दूध में उबाल करके बच्चों को देती है। जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो उससे उनका जो है चूर्ण न लेकर के उनका डबल पर्पस जो है सॉल्व हो जाता है, दवाई भी चली जाती है और दूध भी चला जाता है। इससे जो है पेट के कृमि नष्ट होते हैं। और सेकंड, जो इसमें खून की कमी जब हो जाए, तो खून की कमी में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें आपको एक बार जरूर जो भी आपका डॉक्टर है उसकी सलाह ले लें। और सलाह, क्योंकि खून की कमी ये सामान्य अनीमिया से लेकर के बड़ी भयंकर जो कैंसर तक की बीमारियां हैं वहां तक ये रक्त अल्पता जो है दिखाई देती है, और डिफरेंट कारणों से रक्त अल्पता जो है वहां दिखाई देती है। तो इस रक्त अल्पता की निर्णय लेने के लिए कई बार जो है बोन मैरो टेस्ट तक करवाने पड़ते हैं कि किस स्ट्रक्चर में, किस स्थिति में जो है जो रक्त के कण बनने चाहिए वो क्यों नहीं बन रहे, उनमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो रही है। ये बड़ा एक गहन विषय है, लेकिन हम ऊपर से एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बताऊंगा कि इसमें आयुर्वेद की बहुत सारी प्रचलित अच्छी दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें लौह भस्म जो है ये लेनी चाहिए। लौह भस्म ये बड़े बाजार में सारी ही आयुर्वेद की जो कंपनियां हैं, सरकारी हैं नहीं सरकारी हैं, सारे लोग ये बनाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो है अल्प मात्रा उपयोगित्वात्, बहुत कम प्रमाण में डोज लेनी चाहिए। किसी ना किसी वैद्य के पास चला जाना चाहिए और उसकी देख रेख में लौह भस्म का प्रयोग दूध के साथ लेना चाहिए। लौह भस्म जो है ये कई बार कॉन्स्टिपेशन करता है, कषाय रस प्रधान होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप त्रिफला साथ में ले सकते हैं रात के समय, लेकिन लौह भस्म जो है इसको बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गोमूत्र भावित लौह भस्म, आप लौह भस्म बाजार से ले आइए, खरल में उसको डाल लीजिए, उसमें 1-2 दिन एक 50-50 ग्राम गाय का पेशाब डालकर अच्छे से उसको घोंट ले और सुखा ले और फिर छोटी छोटी गोली बना ले। तो इस प्रकार लेने से वो एक तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेगी और आपके अंदर जो मिट्टी के प्रभाव से उत्पन्न अनीमिया है उसको जल्दी से जल्दी जो है दूर कर देगी। इसके अलावा बाजार में आम जो आयुर्वेद की जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं वहां पर मेरा कहने का तात्पर्य है नवायस लो, या सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वहां पर भी लौह भस्म भी मिलती है, नवायस लो भी मिलता है, पुनर्नवा मांडूर भी मिलता है, और इसके अलावा शिला जतु वटक ये भी जो है दवाई बड़ी अच्छी है। धात्रे अवलेह, धात्रे कहते हैं आंवले को, और द्राक्षा अवलेह, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को। ये 2 दवाइयां जो है खाने में भी बड़ी अच्छी हैं
और बड़ी ही अच्छे से जो है इसको कोई भी व्यक्ति खा सकता है। इन दोनों के अलावा एक बहुत ही दो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जिनको कि हम ज्यादा आयुर्वेद के लोग प्रचलित नहीं कर पाए। उसका नाम है योगराज रसायनम सर्वरोग हरम शिवम। ये सबसे अच्छी और कल्याणकारी दवाई है और इसको रसायन नाम से चरक चिकित्सा स्थान 16वें अध्याय में कहा, जबकि रसायन का वर्णन चरक ने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में कर दिया रसायन वाजीकरण का वर्णन। लेकिन इसको 16वें अध्याय में जहां इस योग को लिखा, इस योग को इदम योग रसायनम योगराज रसायनम ऐसा करके लिखा और सर्व रोग हरम सारे ही रोगों को दूर करने वाली है, शिवम कल्याणकारी है ऐसा लिखा। ऐसे ही ताप्यादि लो जो है इसका जो है उपयोग बताया है। तो ताप्यादि लो और योगराज रसायन है, इनके अंदर और बहुत सारी दवाइयां और खास करके विशेष करके इनके अंदर मिश्री पड़ती है और ये जो है और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए चरक ने इनके बारे में लिखा है कि ये श्वास में भी काम करती है, कामला में भी काम करती है। जैसे योगराज रसायन के लिए तो लिख दिया कि अपस्मार में भी काम करती है, विशेष करके अपस्मार में भी काम करती है। लेकिन वर्णन इस दवाई का जो है उसने पांडुरोग में किया। तो ये जो मैंने जितनी दवाइयां बताई ये किसी भी वैद्य की देख रेख में रोगी को लेनी चाहिए और ये बाजार में आराम से मिलने वाली दवाइयां। और मैं ये भी कहूंगा कि बाजार से भी लेने की जरूरत नहीं, आपके नजदीक जो कोई भी सरकारी संस्थान है जहाँ पे सरकारी दवाइयाँ मिलती है वहां से आप ये दवाइयाँ इनको लें और वैद्य की निगरानी में इनका सेवन करें। डॉक्टर साहब, एक मेरे अंदर से एक जिज्ञासा है कि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, क्या वृद्धों में अभी एनीमिया हो जाता है वृद्धावस्था के कारण या नहीं? ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल वृद्धावस्था में भी अनीमिया हो सकता है। ये जेनेटिक हेल्थ केयर का एक विषय ही है, उसमें अस्थियों की बीमारियां हो जाती हैं। वृद्धावस्था में तो धीरे धीरे जो है जो शरीर के सेल्स हैं उनके अंदर उतनी लॉन्गेविटी नहीं रहती और उनके अंदर जो है क्षपण की क्रिया बनती रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वृद्धावस्था में जो हमारा खान पान है उसको हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने खान पान से ही अपने बॉडी को जो है बैलेंस हमें बना के रखना चाहिए। अच्छे खान पान से अगर हम अपने शरीर के सभी जो धातु हैं जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है और जिससे हमारा शरीर जो है मेंटेन रहता है, बना रहता है, वो अगर अच्छे खान पान से हम बना सकते हैं तो दवाइयों की हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर वृद्धावस्था में भी लेना चाहते हैं तो ये योगराज रसायन है, ताप्यादि लोह, और इसके साथ में कोई भी शुक्ति का योग, शुक्ति जो सेल समुद्र से निकलने वाली सीप होती है, सीप को संस्कृत में शुक्ति कहते हैं। शुक्ति पिष्टि जो है ये कैल्शियम होता है प्योर, तो किसी भी आयरन के प्रिपरेशन के साथ कैल्शियम भी साथ में ले लेना चाहिए और दूध का प्रयोग करना चाहिए। और अगर फिर मैं कहूँगा कि अगर वृद्धावस्था में अगर हम कोई इस प्रकार की दवाई लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बनी रहती है। तो जो भी आप हल्का फुल्का प्रगटिव जिससे आपको आराम से मल त्याग हो जाए, वो कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी कि जिससे दस्त लग जाए। त्रिफला है, इसबगोल है या आर्गवद की मज्जा है, उसको पानी में भिगो करके ले ले, या अंजीर है, कुछ 4-5 अंजीर जो है पानी में भिगो करके ले ले। इस प्रकार से वृद्ध लोग जो है लेकर के अपने पेट को अच्छे से साफ कर ले। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट पर्सनली डिस्कस कर रहे थे कि मेल्स और फीमेल्स में इसके कारण अलग रहते हैं, तो उसका जो इलाज है वो भी फिर अलग रहता है या? देखो, कारण तो हर बीमारी के ना मेल फीमेल के मेन तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये स्त्रियों में प्राय करके देखने मिलता है। उसके कारण जैसे गर्भावस्था है, गर्भिणी है, या जो जिसको रजब प्रवृत्ति कहते हैं, मेंसेस जिसको आना कहते हैं, उस काल में रक्तल्पता हो जाती है अगर ध्यान ना दिया जाए, उस काल में हो जाती है, ऐसा भी है। और दूसरा, जब मेंसेस से निवृत्ति होती है, खास करके जब मेनोपॉज पीरियड आता है, उस समय में कई स्त्रियों को रक्त प्रदर बहुत ज्यादा रक्त का गमन होना शुरू हो जाता है। तो इन सब कारणों से जो है रक्तल्पता आती है। तो ये तो हो गया कि स्त्रियों, इसके अलावा भी स्त्रियों में बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है ये 2 कारण क्योंकि पुरुषों में नहीं दिखाई देते। बाकी जितने भी कारण हैं, अगर कोई जीर्ण व्याधि के कारण है तो स्त्रियों में भी जीर्ण व्याधि होती है, पुरुषों में भी जीर्ण व्याधि होती है। और इसी तरह से जो रक्तजन्य अर्बुद है, रक्तजन्य कैंसर जो है, वो हर प्रकार के लिंग में, हर प्रकार की वय में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें ऐसे कोई विशेष हमें डिफरेंस नहीं दिखाई देता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको डॉक्टर साहब से कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।